नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। खुदरा व्यापार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सरकार के फैसले को खारिज करने का विपक्ष का प्रस्ताव राज्यसभा में भी गिर गया। सरकार को समर्थन दे रही बहुजन समाज पार्टी ने सरकार के समर्थन में मतदान किया, जबकि समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। लोकसभा और राज्यसभा में लंबी बहस और वोटिंग के बाद अंततः आंकड़े सरकार के पक्ष में साबित हुए, लेकिन विपक्ष का कहना है कि संसद की भावना सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ है। संसद में संपन्न इस बहस के बाद क्या अब सरकार को यह हक नहीं बनता कि अब वो इस रास्ते पर बेफिक्री से आगे बढ़े? चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह, कांग्रेस पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत ही जल्दी कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह, आपके पास आना चाहेंगे। विपक्ष अभी भी ये कह रहा है कि बेशक आंकड़े आपने जुटा लिए हैं, लेकिन संसद की भावना अगर आप सुने, जो एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इस देश को, देश के लोगों को, लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, संसद की भावना अभी भी रिटेल सेक्टर में एफडीआई के खिलाफ है। देखिए, जब लोकसभा में इनका प्रस्ताव गिरा तब तो ये कह रहे थे कि तकनीकी जीत हुई है कांग्रेस की, 272 का आंकड़ा नहीं छू सके। आज जो राज्यसभा में चर्चा हुई और जो प्रस्ताव गिरा, उसमें हमने स्पष्ट बहुमत जो होता है उस आधार पे जीत हासिल की। तो जब इस आधार पे जीत हासिल की तो अब ये कहते हैं कि बोलने वाले जो थे वो ज्यादातर विरोध में बोले सरकार के और प्रस्ताव के हक में बोले। तो ये कोई दलील नहीं है। बात तो ये है कि जो भी हाउस है, चाहे वो राज्यसभा है चाहे लोकसभा है, वो इसी तरीके से चलता है कि किस प्रस्ताव पे, किस मुद्दे पे क्या रुख रहा सरकार का और क्या रुख रहा विपक्ष का। बाकी तो फैसला तो गणित के आधार पे ही होगा। वो जो जीतेगा उसको कहीं आप ये कहें कि नैतिक हार है, कहीं कहें कि तकनीकी तौर पे जीते हैं। आज तो ये स्पष्ट हो गया कि तकनीकी तौर पे नहीं बल्कि स्पष्ट बहुमत लेके कांग्रेस का जो निवेश का, जो एफडीआई का जो कार्यक्रम है, उसके ऊपर सहमति हुई है। और पूरे दम के साथ अब हमारी पार्टी ये चाहेगी कि इसकी स्थापना हो और इससे जो देश को आर्थिक स्थिति जो आज है उसमें जो मदद मिले। एफडीआई का मतलब सिर्फ रिटेल सेक्टर में स्टोर खोलना नहीं है। हमारा बड़ा उद्देश्य ये था कि आज की जो विश्वव्यापी आर्थिक अवस्था है उसमें हमें बाहर से निवेश का मौका मिले, और एक ये तरीका है जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार आएगा, फायदा होगा। जी संजीव, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि बेशक कभी विपक्ष कहता है तकनीकी तौर पर हार है, आप कभी कहते हैं नैतिक तौर पर हार है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र की जो प्रणाली है और जो विपक्ष ने जो मुद्दा बनाया था कि नियम 184 के तहत आप लोकसभा में बहस कराइए जिसमें वोटिंग का प्रावधान है, उन्हीं प्रावधानों के तहत आप राज्यसभा में वोट कराइए, और वोट में सरकार ने ये साबित किया है कि सरकार के पास बहुमत है। तो क्या जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, आज जो सरकार है, अब उस पर यह कहना कि उन्होंने किसी तरह से मैनेज कर लिया है और अभी भी नैतिक तौर पर सरकार को यह हक नहीं है कि इस फैसले पर आगे जाए, कितना तर्कसंगत लगता है आपको? देखिए, कुछ भी कहिए, विपक्ष की काफी मिसकैलकुलेशन हो गई जी। और मिसकैलकुलेशन ऐसी हुई, अगर उनको संसद सेंस ऑफ द हाउस ही कन्वे करना था कि संसद की भावना कि ज्यादातर लोग खिलाफ हैं, तो वो तो कहीं ज्यादा इस पे बहस होती बिना मतदान वाले प्रावधान के, तो उससे कहीं ज्यादा वो ये बात सिद्ध कर पाते कि देखिए साहब, ज्यादातर लोग जो हैं उनका इसके मत विरोध में बोले। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं अपने बुने हुए जाल में उलझ गया। उसकी कैलकुलेशन ये थी कि ये लोग सब एफडीआई के खिलाफ हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब मतदान की बात आएगी तो ऐसे कैसे कर पाएंगे कि बोलेंगे कुछ और मतपेटी में कुछ और बटन दूसरा दबाएंगे। लेकिन हुआ वैसा ही। अब आप देखिए, जो सत्ता में है उसको उसकी राजनीतिक प्रबंधन के लिए दोष नहीं दे सकते। आप ही नहीं कह सकते साहब वो क्यों मैशिविलियन टैक्टिक्स अपना रहे हैं यहाँ पे, क्यों बहुत इस तरह की रणनीति कर रहे हैं, क्योंकि संसद तो है ही गणित का खेल, नंबरों का खेल।
544 जनों में से जिसके पास बहुमत होता है वो सरकार बनाती है और बार बार सरकार बहुमत साबित कर देती है। तो कहीं ना कहीं जो ये सब बातें अब विपक्ष कर रही है, मैं मायावती जी कल की जो उनका भाषण था जी, तो उसकी अगर एक छोटी सी पंक्ति उठाएं तो अंगूर खट्टे हैं वाली बात थोड़ी सी समझ में आती है, क्योंकि विपक्ष ने एक्चुअली लगातार इस मुद्दे पे सेल्फ गोल ज्यादा करे। जी, संजीव, मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के सांसद मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मिस कैलकुलेशन हो गई विपक्ष से। आपका जो आइडिया था कि जो समाजवादी पार्टी क्योंकि भारत बंद में शामिल हुई थी, एक तरह से ममता बनर्जी भी खिलाफ थी, मायावती भी खिलाफ नजर आ रही थी, तो आपको लग रहा था कि आप सरकार को पटखनी दे देंगे, और जब आप उसमें कामयाब नहीं हो पाए तो अब नैतिकता का सवाल आप उठा रहे हैं। देखिए, कोई मिसकैलकुलेशन नहीं था। हम इतने नासमझ और नादान भी नहीं है कि ये मिसकैलकुलेशन होगा। हमारा पूरी तरह से कैलकुलेशन के साथ था हमारा। हमें ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि ये फ्लोर मैनेजमेंट नहीं बल्कि फंड मैनेजमेंट करने के माहिर लोग हैं और अच्छी तरह से सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन ये भारतीय लोकतंत्र या भारतीय संसद के इतिहास की अभूतपूर्व घटना है कि 2/3 से ज्यादा सांसद और पार्टियां एफडीआई रिटेल का विरोध कर रही हों और उसके बाद या तो अब्सटेन कराया जाए या समर्थन में वोट कराया जाए, उसके बाद जो है वो एफडीआई रिटेल के पक्ष में वोटिंग हो रही हो, तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है। एक चीज। दूसरी चीज, ये जो बात आपने कही, हमें जरूरत नहीं थी वोटिंग कराने की। ये विशेष परिस्थितियों में वोटिंग हुई है और ऐसी परिस्थितियों में हुई है जब इससे पहले के सत्र में इसी सरकार ने देश को और संसद को आश्वासन दिया था कि हम एफडीआई रिटेल नहीं लाएंगे जब तक कि हम आम सहमति और राजनीतिक सहमति नहीं बना लेते। ऐसा अब उसके बावजूद भी जो है वो लेके आए, चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे लेके आए, आधी रात में लेके आए और उन्होंने कहा ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है तो हम लाने का हमको अधिकार है। सबको मालूम है कि अधिकार है, लेकिन जब सड़क पर इसको लेकर विरोध हो रहा हो, संसद की भावनाएं इसके खिलाफ हो, उसके बावजूद भी किस कमिटमेंट को या और किससे कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मैं टोक रहा हूं आपको, माफ कीजिएगा जी। चोरी चोरी छुपे छुपे सरकार ने लाने की कोशिश की, लेकिन अब जब सरकार ने बहुमत साबित कर दिया है, आपके जो भी आरोप हों, जिस तरह भी सरकार ने मैनेजमेंट किया हो, जो भी सरकार होती है, अभी संजीव कह रहे थे कि जब शायद आपकी सरकार रही होगी और या आपकी सरकार होती तो शायद आपको भी इसी तरह की राजनीतिक मैनेजमेंट करना पड़ता। सरकार को ये करना ही होता है जब आप फोर्स कर रहे हैं वोटिंग के लिए, तो सरकार का काम है बहुमत जुटाना। लेकिन क्या अब ये आप मानते हैं कि सरकार को ये हक है कि वो इस पॉलिसी पर बेफिक्र होकर आगे बढ़े? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर इसमें मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों पे आपके नहीं जाना चाहता, और ये तो उन्होंने निर्णय कर लिया था, ये संसद की मोहर लगती है ना लगती है, तो आगे बढ़ ही रहे थे, इसमें कोई विषय नहीं था। विषय तो केवल एक ही था कि इन्होंने संसद को में आश्वासन दिया कि हम इस एफडीआई रिटेल में नहीं लाएंगे और उसके बाद ले आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर जो सवाल है वो स्वदेशी हितों का और विदेशी हितों का है। आज देश में अगर इसको लेकर के शंकाएं हैं, और ये देश वो देश है जो सैकड़ों साल तक गुलामी का दर्द सह चुका है, ये देश वो देश है जिसमें अंग्रेजों ने या विदेशियों ने इस देश पर सैकड़ों साल तक इस देश को गुलाम बना के रखा। तो देश के लोगों में अगर शंका है तो उस शंका को दूर करने के बजाय आप जिद पर अड़ जाएं और जुगाड़बाजी में शुरू कर दें कि नहीं जी हम विदेशी हितों के लिए तो जुगाड़बाजी करेंगे, चाहे स्वदेशी हित जो है वो गड्ढे में चला जाए। तो ये सवाल है, इसलिए लड़ाई संसद से शुरू हुई है। अभी तो ये लड़ाई शुरू हुई है। नकवी साहब, ये लड़ाई शुरू हुई है, मैं लौटूंगा आपके और भी अंक गणित में हो सकता है ये अंक गणित इनका बन गया हो, जनगणित बिगड़ गया है। नकवी साहब, मैं लौटूंगा और आप की बात सुनेंगे, लेकिन विनोद शर्मा पॉलिटिकल एडिटर है हिंदुस्तान टाइम्स के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद शर्मा जी, जो बहस हुई 2 दिन और विपक्ष की जो आशंका है विपक्ष ने सामने रखी, सरकार के जो भ्रांति दूर करने की कोशिश थी उन्होंने भरपूर कोशिश की। क्या आप मानते हैं कि अब इस विषय को बंद माना जाना चाहिए और जो आज की सरकार है उसको ये पूरा हक है कि अब वो बेफिक्री से इस पॉलिसी पर आगे बढ़े? नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता कि सवाल ही मैं समझता हूँ कि बेबुनियाद है कि क्या सरकार को अब हक है। देखिए, वो राजनीति में और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो जीता वही सिकंदर। ये बात सच है कि जो मेजॉरिटी ओपिनियन था वो इस पॉलिसी के खिलाफ था,
लेकिन ये भी बात सच है कि सरकार बाध्य नहीं थी कि ये पॉलिसी डिसीजन लेने के बाद पार्लियामेंट में जाए। ये बात अलग है कि फीमा की जो रेगुलेशंस हैं उसकी अमेंडमेंट्स के लिए पार्लियामेंट के इंडोर्समेंट की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि 3 कदम उठा लिए हैं। लोअर हाउस में फेमा की रेगुलेशन और रेजोल्यूशन दोनों जो हैं वो ऑपोजिशन के जो मोशंस हैं वो डिफीट हुए, और अपर हाउस में जो रेजोल्यूशन थी एफडीआई खिलाफ वो डिफीट हुई। अभी वहाँ पर जो फेमा रेगुलेशन में फेरबदल की ज़रूरत है ताकि एफडीआई ऑपरेशनलाइज हो, वो अभी वहाँ पर नहीं रखी गई है वहाँ सदन के पटल पर, और वो आशा करते हैं कि बजट सेशन के दौरान रखी जाएगी। लेकिन जो बहस हुई उसमें 2 एक्सट्रीम व्यूज सुनने को मिले, और मैं समझता हूँ कि किसी भी पॉलिसी में कोई मीटिंग ग्राउंड ज़रूर होता है। तो जो मध्य का जो व्यू था वो कहीं भी हमें सुनाई नहीं दिया। सिर्फ एक डीएमके के वक्ता ने कहा कि हम और चीज़ों पे सब पे खिलाफ हैं इसके, लेकिन जहाँ तक भारत सरकार फिस्कल क्राइसिस की बात करती है तो उससे हम एग्री करते हैं, और उसके चलते हम समझते हैं कि इस पे कुछ देखा जा सकता है। लेकिन जो भाजपा थी उसकी जो रणनीति थी सदन में, वो मेरे हिसाब से उसमें एक भारी कमी थी। देखिए, ममता बनर्जी का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उसको सपोर्ट इसलिए नहीं मिला कि कोई भी तबका पार्लियामेंट के भीतर सरकार को गिराना नहीं चाहता था, जल्दी इलेक्शन नहीं चाहता था। उनकी सिर्फ एक स्ट्रेटेजी थी कि सरकार को एम्बैरेस किया जाए, सरकार को ऐसा दिखाया जाए कि डिसफंक्शनल है, ये पॉलिसी डिसीजन लेती है लेकिन उनको कार्यान्वित नहीं करवा सकती है जी। और वहां पर जो एम्बैरेसमेंट वाला क्वेश्चन था तो सिर्फ फोकस उनको अपना यूपीए पे रखना चाहिए था। लेकिन सुषमा जी ने बोला कि भाई ये एफडीआई बनाम सीबीआई है, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ भी उन्होंने 1-2 फ्रंट्स खोल लिए। और अगर आपको याद दिला दूं कि राज्यसभा में मायावती भाजपा के खिलाफ कम से कम 20 मिनट बोली, और फिर आखिर में अपना भाषण खत्म करते हुए उन्होंने कहा कि हम समर्थन देंगे और डिफीट करेंगे मोशन को, क्योंकि बहुत से ऐसे लेजिस्लेशन पेंडिंग हैं जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं। मिसाल के तौर पर SC/ST रिजर्वेशन इन प्रमोशन, और उन्होंने लोकपाल का भी नाम लिया। तो एक पॉलिटिकल कवर तो ये दिया, लेकिन सच्चाई ये थी कि मायावती को लगा कि उनकी तौहीन की गई है, कि वो सीबीआई के दबाव में आ सकती हैं। ये सीबीआई वाला जो स्लोगन है बीजेपी का, मैं समझता हूं कि वो इट हैज रन इट्स कोर्स, क्योंकि ये दोनों के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशंस हैं मुलायम सिंह और मायावती के, दे आर बीइंग मॉनिटर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो क्या ये तात्पर्य है विपक्ष का कि सुप्रीम कोर्ट भी मैनिपुलेट हो सकती है? मैं नहीं समझता हूं इसमें कोई सत्य है, और एक महज स्लोगन है, और ये सड़कों पे इसको बोलते रहे। लेकिन जब नेता विपक्ष पार्लियामेंट में मोशन मूव कर रहे हों और डिबेट का जवाब दे रहे हों, उस वक्त ये तौहीन लगाना मास लीडर्स पे, 2 मास लीडर्स पे, कि वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के कारण सत्ते में आ गए। अरे भाई, इमरजेंसी के दौरान ये पॉलिटिकल क्लास थी, बिना बेडर और बेझिझक जेलों में चली गई। जी, मुख्तार अब्बास नकवी साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं लौटूंगा आपके पास। जी मुख्तार अब्बास नकवी साहब। देखिए विनोद जी, आप सरकार को बहुत अच्छी तरह से उसको जो है बचा रहे हैं, या सरकार की जो है वो तारीफें कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपको अच्छी तरह जानकारी हैगी कि मायावती जी, ये वो मायावती जी हैं जिन्होंने अभी 1-1.5 महीने पहले लखनऊ में एक बड़ी रैली करके एफडीआई रिटेल की धज्जियां उड़ाई थी, और भरे मंच पर खड़े होकर कहा था कि हम किसी भी तरह से एफडीआई रिटेल का समर्थन नहीं करेंगे, खुदरा बाजार में समर्थन नहीं करेंगे। उसके बाद उनके पास जो है वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, एक्सक्यूज एक ढूंढ रही थी कि एक्सक्यूज क्या दिखाया जाए। अब ये सब तो पुराने नारे हो गए कि सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, ये दुकानें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि ये 3 बार जो है इसी बीजेपी के कंधे पे बैठ करके और उत्तर प्रदेश के सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो चुकी है। अब सवाल इनको एक्सक्यूज नहीं मिल रहा था, तो एक्सक्यूज में उन्होंने जो है वो सारी चीजें भाजपा पर मरने शुरू कर दी। अगर भाजपा नहीं कहती, या भाजपा जो है वो लोकसभा में या राज्यसभा में अगर इस तरह की बात नहीं कहती, तो क्या ये जो है वो एफडीआई रिटेल का विरोध करती?
और जी, क्या मैं जब एक इन्होंने बात निर्णय कहना किया चाहता था हूं लोकसभा मुख्तार भाई, में कि विनोद जी, लोकसभा में abstain विनोद जी, करेंगे, मुख्तार अब्बास तो वो नकवी साहब, सब पूरी की मुख्तार साहब, पूरी मेरी एक बात आप calculated ध्यान से है, सुनो। मुख्तार अब्बास मैं नकवी साहब, मैं एकदम कि कि मुख्तार अब्बास बड़ी नकवी कंपनियों साहब, में मायावती retail ने में मुख्तार FDI अब्बास में भी के अपने लिए, ऑप्शन नकवी साहब, मैं retail आपको में मौका दूंगा। FDI विनोद के जी, लिए आपके पास भी जो है, लेकिन वो फिलहाल retail में investment किया है। फायदा होता चौधरी है वीरेंद्र तो सिंह हम को अपने स्टैंड पे पुनर्विचार करेंगे। ये मायावती ने बड़ा प्रत्यक्ष लखनऊ में भी बोला था जी। और दूसरी बात कि मायावती कभी आप नहीं लोगों बोला के था। साथ थी विनोद शर्मा जी, जब न्यूक्लियर डील हुई थी। उन्होंने दो क्या कहा उस था कि वक्त भी नहीं, हम उसके ऊपर इसका सीबीआई का समर्थन नहीं दबाव करेंगे, था? हम विरोध विनोद करेंगे। शर्मा जी, मुख्तार अब्बास न्यूक्लियर नकवी साहब, डील के माफ खिलाफ कीजिएगा, वो डाला जब चौधरी समाजवादी वीरेंद्र पार्टी सिंह ने सपोर्ट को चर्चा में लेके आते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह, आपने भी कहा कि आज सरकार ने बहुमत हासिल करके ये साबित कर दिया है कि आज की सरकार जो है उसको जो वो नीति देश के हित में समझती है उसको आगे बढ़ने की पूरी छूट है, उसको अधिकार भी है। लेकिन क्या ये बात सही नहीं है कि समाजवादी पार्टी जो सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही थी, भारत बंद में शामिल हो रही थी, या बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी रैली करती है, वैसे में आप अगर एक बहिष्कार करता है मतदान का, जो सड़कों पर विरोध कर रहा है, तो वो जो जुगाड़ की जो बात उठ रही है उसका कैसे जवाब देना चाहेंगे कि आपने मैनेज किया है किसी तरह से? देखिए, जुगाड़ कोई किसी पे कोई हावी नहीं हो सकता कि क्या कोई निर्णय ले, लेकिन एक अगर तकनीकी बात समझी जाए तो हाउस से वॉकआउट करना वो भी एक किस्म का वोटिंग में हिस्सा लेना होता है। आप अगर ये समझते हैं कि यस और नो ही है, इसके अलावा एब्सटेन करना भी अपना विरोध प्रकट करना होता है। और इसको अगर आप ये कहें कि कांग्रेस पार्टी ने जुगाड़ करके उनको ये कहा कि आप बहिर्गमन करें, तो पिछले लोकसभा में तो दोनों पार्टियों ने बाहर जाने का फैसला किया था। तो ये तकनीकी तौर पे ये समझने की बात है कि यस और नो यही हाउस में दो जवाब नहीं होते, बल्कि एब्सटेन करना इज ऑल्सो वन ऑफ द वोटिंग राइट। तो मैं एक तो ये बात जरूर कहना चाहूंगा। दूसरी बात जो कही गई, जो विनोद जी ने कही है, ये सही बात है। चाहे डीएमके के बोलने वाले उनके प्रतिनिधि थे राज्यसभा में या एक दो और भी से, उन्होंने इस बात को दर्शाया है कि देश में एफडीआई लाने का सिर्फ ये नहीं कि रिटेल एफडीआई आएगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि आज विश्वव्यापी जो अर्थव्यवस्था है और उसमें जहां भारत भी एक संघर्ष कर रहा है अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उसमें एफडीआई का आना देश की आर्थिक अवस्था में, इस जबकि इंटरनेशनली क्राइसिस है, उसमें बहुत जरूरी है। और अगर हम आकर्षित कर सकते हैं अपने तरीके से विदेश निवेश को, तो वो निश्चित रूप से देश को बहुत बड़ा इससे फायदा मिलने वाला है। और जैसे आपने कहा कि मैं ये समझता हूं कि अब सरकार को पूरी रफ्तार के साथ इन सुधारों को लागू करने का एक मौका मिला है और पार्लियामेंट की मोहर इस पे जो लगी है, इसमें कोई तकनीकी बात नहीं है। पार्लियामेंट ये भी मान के चलते हैं कि देश की जो परिभाषा है, देश की जो नीयत है, उसको भी व्यक्त करती है, उसकी भी अभिव्यक्ति होती है सदन में। अब ये कहें कि 14 में से सिर्फ 4 पार्टियां हक में बोली हैं और 14 खिलाफ बोली हैं। अगर उन 14 पार्टियों की कुल संख्या ही 30 हो और उन 4 पार्टियों की संख्या 123 हो, तो कौन सी पार्टी, सिर्फ ये कि पार्टियां कितनी हैं, पार्टियां तो देश में अनेक हैं, सांसदों की संख्या कितनी है, चौधरी वीरेंद्र सिंह, ये मायने रखता है। अल्टीमेटली सांसद रिप्रेजेंट करते हैं भारत के लोगों को संसद में। इस बहस को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को लेकर जो 2 दिन की बहस हुई, आखिरकार सरकार ने उसमें बहुमत हासिल किया है। संजीव, सीधा आपके पास आना चाहेंगे। अभी विनोद जी भी वही बात कर रहे थे और आप भी वही बात कह रहे थे कि अंततः किसी भी सत्ताधारी पार्टी को राजनीतिक मैनेजमेंट करना पड़ता है, ये उसकी जिम्मेदारी भी है, उसका अधिकार भी है, उसको नीतियां बनानी है, आगे बढ़ना है। लेकिन आपका दोनों का ही संसद को कवर करने का मुझसे बहुत ज़्यादा अनुभव है, लेकिन ये भी कहा जाता है कई बार कि हमेशा नंबर मैटर नहीं करते हैं, कई बार तर्क भी नंबर पर भारी पड़ता है और कई बार छोटे ग्रुप्स जो होते हैं संसद के अंदर वो प्रभावित करते हैं नीतियों को। खासतौर पर लेफ्ट पार्टीज के बारे में ये कहा जाता है कि वो सत्ता में आने लायक कभी नहीं थे, लेकिन हमेशा नीतियों को उन्होंने इन्फ्लुएंस करने का काम किया है। आज जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बात तो है कि एक तरफा समर्थन सरकार को नहीं मिला है। जैसे एनके सिंह कल कह रहे थे कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी इसके पक्ष में नहीं है, तो विपक्ष की बात पूरी तरह से बेमानी भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, सेंस ऑफ द हाउस तो था ही, जिसमें तो कौन शक कर सकता है। अगर दोनों जिन पार्टियों ने लोकसभा में वॉकआउट किया है, बीएसपी एसपी, अगर वो वॉकआउट नहीं करते जी और अंदर विरोध में मतदान करते तो सरकार हारती जी। तो ये सब बातें हैं, लेकिन अल्टीमेटली जहां मैं असहमत हूं श्याम सुंदर आपसे, वो ये है कि अल्टीमेटली संसदीय राजनीति में नंबर ही मैटर करता है जी। बाद में उसके सेंस ऑफ द हाउस का, लोग सच में इसके कितने साथ हैं, नहीं है, खिलाफ है, नहीं, वो सब एक तो बड़े लंबी बहस के विषय हैं और जिसका अंतिम फैसला इसके साथ और कई मुद्दों को मिला जुला के जो भी राष्ट्रीय चुनाव होंगे 2014 में तब होगा। मेरे सिर्फ 2 पहलू हैं अब इस मुद्दे के, कि जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि इफ यू हैव टू, अगर आपको जीने का अधिकार दोबारा मिले तो क्या आप उसी तरह का जीवन जीना चाहेंगे जैसे जिए? उसी तरह का कहीं ना कहीं भाजपा को ये आत्मचिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। टेलीविजन स्टूडियो पे उनके नेता कुछ भी बोले कि अगर ये स्क्रिप्ट उनको दोबारा लिखने को दी जाए, शीतकालीन सत्र जहां से शुरू हुआ, तो वो क्या इसी तरह से लिखते फिर भी, जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से कदम बढ़े। और ये एक बड़ा मैसेज है कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए, कि जैसे विनोद ने कहा कि उन्होंने 2 मोर्चे वो गलत खोल लिए जी, बीएसपी और एसपी, कहीं आवश्यकता नहीं थी, वो स्मार्ट पॉलिटिक्स नहीं थी जी। दूसरी बड़ी बात, बस एक सेंटेंस में, कि दूसरी बड़ी बात, इनसे 2 और बड़े मुद्दे निर्धारित हो गए अब। नंबर 1 कि सरकार ने चूंकि इस मुश्किल समस्या पे, जब पार्टियां दरअसल उनके खिलाफ थी, उस समय बहुमत साबित कर दिया है। इसका मतलब कि अगला आम चुनाव समय पे 2014 शायद मई में ही होगा, अप्रैल मई में, उससे पहले नहीं हो रहा। और आने वाले 1.5 साल में सरकार अब मजबूती से अपने आर्थिक सुधार कार्यक्रम, प्रशासनिक निर्णय, खाद्य सुरक्षा, कैश ट्रांसफर, जो भी करने, कहीं ना कहीं ज्यादा सक्षम नजर आ रही है आज बनिस्बत शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था उस समय के। जी, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, संक्षेप में बताइएगा कि अब क्या विपक्ष को यह कहने का हक है कि सरकार अल्पमत की सरकार है, इसको अपनी इन नीतियों पर, आर्थिक सुधार जो सरकार करना चाहती है उन पर आगे बढ़ने का हक नहीं है? ये विपक्ष को अब अधिकार नहीं बचा है। और दूसरा कि अगर आपने उन नियमों के तहत बहस कराई होती जिसमें वोटिंग का प्रावधान नहीं है, तो आप आज ज्यादा बेहतर स्थिति में होते, ज्यादा मजबूती से ये कह पाते कि सदन की भावना, संसद की भावना सरकार की नीतियों के खिलाफ है। देखिए, हम बिल्कुल जिन नियमों के तहत, वोटिंग के प्रावधानों के तहत हमने बहस कराई, वो बिल्कुल ठीक सोची समझी और राजनीतिक तौर से सोची समझी हमारी रणनीति थी। अब सवाल यहां पैदा होता है कि किसी ने ऑब्स्टेन किया, किसी ने नो किया, किसी ने यस किया। एवरीबडी नोज, हम सब जानते हैं कि ये तकनीकी चीजें हैं। ऑब्स्टेन करने से भी कभी अगर सरकार जो है वो बच रही है तो ऑब्स्टेन कराया जाता है, कभी जो है वो यस करने से सरकार बचती है तो यस कराया जाता है, नो करने से सरकार बचती है तो नो कराया जाता है। ये तीनों चीजें जो है वो, इसको मैं फ्लोर मैनेजमेंट नहीं, इसीलिए मैंने कहा ये फ्लोर मैनेजमेंट नहीं है, फंड मैनेजमेंट है। एक चीज। दूसरी चीज, देखिए, आप जो आज बुनियादी सवाल है वो ये सवाल नहीं है कि सरकार जीत गई तो बहुत बड़ा अपना पीठ थपथपा रही है। देश के सरोकार और जन भावनाओं के विपरीत आज जो है वो वोटिंग कराई है सरकार ने जी, और संसद की भावनाओं के विपरीत हुई है। तो इसलिए विपक्ष को इसमें कहीं कोई नुकसान नहीं है। और मायावती जी का जहां तक सवाल है, या समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, वो उन्हें एक्सक्यूज चाहिए था। समाजवादी पार्टी ने कोई और एक्सक्यूज रखा, मायावती जी ने कहा कि साहब हमको जो है कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। अगर ये नहीं होता तब भी उन्हें यही करना था। जी, कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है। विनोद शर्मा जी, आपके पास आखिरी टिप्पणी के लिए आना चाहूंगा। आपने कहा कि बीच की जो संसद में जो बहस हुई उसमें एक्सट्रीम देखने के लिए मिला, लेकिन दोनों ही तरफ से, खासतौर पर विपक्ष की तरफ से जो आशंकाएं रखी गई, उसमें कई सुझाव भी सरकार के लिए हो सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि
एक्सट्रीम होने के बावजूद भी जो कुछ आशंकाएं हैं, सरकार सावधानी बरत सकती है जब इन नीतियों पर आगे बढ़ेगी, सुझाव के तौर पर भी लिया जा सकता है उनमें से कुछ डिबेट का मतलब ये होता है जी। मुख्तार साहब कह रहे थे कि आप सरकार को बचा रहे हैं, सरकार को तो मैं समझता हूं विपक्ष ने बचाया है। अगर सरकार पे सीधा निशाना तान कर ये आगे निकलते, और जैसा कि अभी किसी ने सुझाव दिया है कि 184 में डिबेट नहीं मांगते जी, नंबर्स की कैलकुलेशन नहीं होती, तो डिबेट तो लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। और ये बात सच है कि ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने विरोध किया इस पॉलिसी का। ये जरूरी नहीं कि ये विरोध जो है वो जमीन की सच्चाई से जुड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि इस पे किसी प्रांत पे दबाव नहीं होगा और ये कोई मैंडेटरी पॉलिसी नहीं है, तो दो चार प्रोविंसेस में अगर कोई पायलट प्रोजेक्ट लगते हैं तो उनसे मैं समझता हूं कि दूसरे प्रांत सीख सकते हैं। जी। देखिए इसमें विनोद जी माफ कीजिएगा, मुझे रोकना पड़ेगा। विनोद जी, कार्यक्रम का समय भारतीय जनता पार्टी को तो खुश होना चाहिए। जी, प्रोग्राम का समय समाप्त हो चुका है। बताइए कि ये विदेशी निवेश WTO की नीतियों के तहत चलेगा या भारत सरकार? मुख्तार अब्बास नकवी साहब फिर किसी दिन के लिए इस बहस को छोड़ते हैं। निश्चित तौर पर आपको और विनोद शर्मा जी को दोनों को हम फिर इन्वाइट करेंगे और इस बहस को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल समय की पाबंदी है, इसलिए आप सभी से अनुमति लेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी साहब आपका, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आपका, विनोद शर्मा जी आपका और संजीव आपका बहुत बहुत शुक्रिया देश देशांतर में हिस्सा लेने के लिए। तो आज देश देशांतर को इसी नोट पर खत्म करते हैं कि आज सरकार को बहुमत हासिल हुआ है। जाहिर है सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। ये नीति देश हित में कितनी सही साबित होती है और कितनी विपक्ष की आशंकाएं सही थी, वक्त के साथ ये तय होगा। मुझे आज अनुमति दीजिए, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।